हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईएमआरई का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या करते थे, दो चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे इस चैनल पे ही आपको आईएमआरई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दोस्तों पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहाँ पर लगभग मैंने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दी दोस्तों। और चैप्टर और कॉन्सेप्ट वाइज है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पर वो सारे के सारे देखिए। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी की क्लासेस भी दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो और क्वेश्चन कहीं से भी आप अच्छे से आसानी से कर लें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा तीसरा चैप्टर है, उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। यहाँ पर कॉज ऑफ फ्लिकरिंग लाइट, या कि हमारी जो डिम और फ्लिकरिंग लाइट का जो कारण क्या क्या होता है, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया था। उसके क्या क्या कारण होते हैं, लूज न्यूट्रल वायर होता है, फिर टर्मिनल हमारे कनेक्शन सही नहीं होते, जले या फिर टूटे हुए तार होते हैं, लोड बढ़ने के साथ साथ भी हमारा डिम या फिर जो लाइट है वो डिम या कम या ज़्यादा हो जाती। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे होता है और किस प्रकार से किया जाता है, ये आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, तभी आपको कहीं ना कहीं अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं तो आप जाके आपको पढ़ना है, देखना ही है। आपके एग्जाम्स 22 तारीख से स्टार्ट हैं दोस्तों, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका मेंटेनेंस कैसे क्यों किया जाता है, ये सारा का सारा हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो कि 11 kV या फिर इससे कम वोल्टेज पर कार्य करता है, ठीक है, या फिर का यूज में प्रयोग किया जाता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी कि 11 kV या फिर उससे कम, सिंपल सा 11, जैसे आपके घर पे जो लाइट आती है वो मतलब 240 वोल्ट की आती है, तो यहाँ पर जो आपके घर पे जो लाइट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रही। अब ये कितने के होते हैं, जैसे 11 kV के हो गए 6.6 kV 415 या 220 वोल्ट पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सिर्फ हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है। अब ये देखिए, यही तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही तो हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छूटेगा तो नहीं, कंफर्म मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट्स को मेंशन यहाँ पर मैंने किया है, ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताएगी कि इस ट्रांसफार्मर का जो यूज वोल्टेज है या फिर को कम करके हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए करते हैं। यानी कि सिंपल सा इसका जो इस ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, तो इस ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग वोल्टेज को कम करके अपने इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उनको, जैसे प्रेस हो गया, फैन हो गया, इन सबको चलाने में करते हैं। इस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स होते हैं, जबकि कॉपर लॉसेस इलेक्ट्रिकल लोड के साथ क्या आते हैं, कमियाँ ज़्यादा होते रहते हैं। अब देखो इस चीज़ की ये वाला आपको क्या करना है, ये वाला आपको पॉइंट अब याद रखना है आपको कि इसमें क्या फिक्स होता है। तो इसमें सिंपल हमारे आयरन लॉस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और इसमें कॉपर लॉसेस या फिर इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या होते हैं, लोड के साथ कमियाँ ज़्यादा होते रहते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होते हैं। यानी कि इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता तो हमारी कम होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे। तो जो हम पहले बता दें आपकी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं, किसी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस और इसको लाइफ को बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है, जैसे हमारी अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसको हम लोग सप्लाई ट्रांसफार्मर के ही थ्रू देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर वो हमारा ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो जाए तो आपकी सारी मशीनें कहीं ना कहीं बंद पड़ जाएंगी। तो और ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो महंगे भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किसी भी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर बेसिस पर होता है, और दूसरा होता है हमारा बहुत अधिक आवश्यकता होने पर किया जाता है। यानी कि जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, एक तो ऐसा रोज़ चेक करते हैं कि भाई कोई टर्मिनल तो ढीला नहीं है, ऐसा कोई फ्यूज ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। और एक होता है कि एक दूसरा जो हमारे मेंटेनेंस करते हैं वो हम लोग आवश्यकता जब बहुत अधिक आवश्यकता होती है तब उसको करते हैं, जैसे उसका ऑयल वगैरह चेक करके फिर उसे चेंज करना, ये सारे के सारे। तो यदि हम मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से नहीं गुजरना पड़ता। अब सिंपल सा अगर हम रोज़ देख रहे हैं कि भाई इसमें कोई लीक तो नहीं हो रहा है, उसमें ये सारे के सारे चेक कर रहे हैं, टर्मिनल ढीले तो नहीं है, तो जो हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है, यानी कि जो ब्रेक डाउन होता है उसमें ब्रेक डाउन नहीं जब होगा तो सिंपल सा ब्रेक डाउन का मेंटेनेंस कहीं ना कहीं कम होता है या फिर उससे कम गुजरना पड़ता है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि हमारे पावर सब स्टेशन और पावर ग्रिड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर लगभग
24 आवर वर्किंग कंडीशन में होते हैं, इसलिए इन ट्रांसफार्मर का समय समय पर मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। अब जैसे पावर सब स्टेशन की वगैरह की बात करें, फिर पावर ग्रिड में बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनका 24 आवर पर वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तथा इस ट्रांसफार्मर का समय समय पर मेंटेनेंस करना भी आवश्यक होता है। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस की एक शेड्यूल होती है जिसके तहत ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन चाहता तब कर दिया, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है उसका कि हमें भाई कब कब करना है, क्या हमें ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कब कब नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इतनी ये जो 4 पॉइंट्स बताए दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं पॉइंट्स टू बी अटेंड टू रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि वो कौन सी सारी चीज़ें हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग ट्रांसफार्मर का शेड्यूल मेंटेनेंस शेड्यूल करते हैं। तो एक तो हमारा होता है कि आवरली यानी कि घंटे के बेस पर, या फिर डेली बेस पर, या फिर मंथली बेस पर, या फिर क्वार्टरली यानी कि 4 महीने के बेस पर, या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं 6 मंथ्स के बेस पर, या फिर ईयरली बेसिस पर, या फिर एक से ज़्यादा ईयर्स के बेस पर। तो इस तरीके से हम लोग जो मतलब उसका जो ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन है या फिर मेंटेनेंस का वो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि उपरोक्त बेसिक पर एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि सिंपल से एक चेकलिस्ट तैयार कर ली, भाई क्या क्या चेक करना क्या नहीं चेक करना है, इसकी और इसकी हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अब जैसे ट्रांसफार्मर का जो घंटों वाला मतलब जो उसका आवरली है मेंटेनेंस, तो वो कैसे, पावर सब स्टेशन में एम्प्लॉयज़ प्रत्येक आवर निम्न का इंस्पेक्शन करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ों का इंस्पेक्शन करेंगे, जो यानी कि जो घंटों पे देखा जाता है कि 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ऐसे जो इंस्पेक्शन होता है। अब उसमें क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या चेक किया जाता है, तो पहले इसमें ऑप्शन है कि लोड एम्पियर, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो सिंपल सा है कि आउटपुट साइड में जितना अधिक लोड कनेक्ट होगा ये चेक किया जाता है। लोड को एम्पियर में डिनोट करते हैं और इसको नोट करते रहते हैं। एम्पियर में हम लोग क्या करते हैं, लोड को चेक करते हैं। चेक द लोडिंग एम्पियर ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट रेटेड फिगर, यानी कि सिंपल से भाई जितनी रेटिंग का हमारा ट्रांसफार्मर उससे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं तो उस पर लोड नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी चेक करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट से चेक द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द रेटेड फिगर्स, यानी कि वोल्टेज को भी चेक किया जाता है सिंपल सा कि कहीं ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा तो नहीं है। हमारा सब स्टेशन होता है वो 33/11 kV का है, तो इसमें से ये चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर उस समय आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है, इसके बाद उसे नोट कर लेंगे। यदि ये क्या होता है कि ये डाटा सब स्टेशन या गेट के कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल्स पे लगे वोल्टमीटर से चेक करते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि आप गए भाई आपने वोल्टमीटर या फिर लगाया ट्रांसफार्मर, नहीं, ये सारे क्या होता है, एक जगह हमारा जो कंट्रोल सेंटर होता है वो, ठीक है ना दोस्तों, मैंने बताया ना कि मोटर या फिर पावर कंट्रोल सेंटर, यहाँ से हम लोग प्रॉपर एक तरीके से वहाँ पर मीटर लगे होते हैं, वहाँ पर हम लोग बैठे बैठे चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक तीसरा टेस्ट कौन सा, तो वो होता है चेक टेम्परेचर ऑयल, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर का जो ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको भी प्रॉपर चेक करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आग लगने वगैरह का भी डर रहता है। तो इसमें से इसमें ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं, ऑयल का ताप नोट करते हैं, ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से नोट करते हैं। ये मशीनिंग बॉक्स के अंदर होता है जिसमें से OTI और WTI मीटर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं ऑयल का। अब हमारा आता है कि जो हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस यानी कि डेली बेसिस पर, हम लोग उस पर क्या मेंटेनेंस देखते हैं, क्या करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, चेक फॉर ऑयल लीकेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ऑयल की चेकिंग वगैरह है ये पर डे होती है कि कहीं ऑयल वगैरह तो नहीं चेक हो रहा है। चेक द ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर, जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो भी चेक करते हैं। चेक द ऑयल लेवल ऑफ मेन कंजर्वेटर का ऑयल लेवल भी चेक करते हैं। ऑयल लेवल इन द बुशिंग में भी ऑयल लेवल को चेक कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मंथली बेसिस पर हम लोग कौन कौन से चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। तो चेक द ब्रीदर कंडीशन, ऑयल कप लेवल एंड सिल्का जेल कलर चेक, यानी कि जो हमारे सिल्का जेल कलर होता है ये सारा का सारा हम लोग मंथली चेक करते हैं। चेक द लेवल इन द बुकोज रिले, चेक ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर, जो ऑयल का लेवल है वो भी हम लोग ट्रांसफार्मर पे ऑयल का लेवल का उसको भी हम लोग चेक करते हैं मंथली बेसिस पर। अब क्वार्टरली बेसिस, यानी कि क्वार्टरली 6 महीने पे भी हो जाता है, कभी कभी 3-4 महीनों पे भी हम लोग चेक करते हैं रनिंग कंडीशन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कौन कौन से वो होते हैं, तो इसमें से है क्विक फॉर डस्ट फॉर बुशिंग, BWD टेस्ट होता है, इंसुलेशन ऑयल टेस्ट या फिर ब्रेक डाउन टेस्ट, ये सारे के सारे हम लोग कब करते हैं, 3 से 4 महीने, फिर 4 से 6 महीनों में करते हैं। चेक फॉर कूलिंग फैन मैनुअल्स ऑटो फंक्शंस, चेक द मैकेनिज्म ऑपरेशन ऑफ OLTC। ठीक है दोस्तों, ऑन लोड टेम्परेचर,
ये सारा का सारा हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाफ ईयर, तो वही टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो वो कुछ चीज़ें हमारी सेम होती रहती हैं कि जल्दी भी चेक कर लेते हैं, लेट भी चेक कर लेते हैं, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रिपीटेटिव भी होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट को भी मैंने सेपरेट भी इसको अच्छे से बता दिया है, और तो अगर अभी नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी हमारा वहाँ पर डायलेक्ट्रिक टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट था। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, मैं दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ सिंपल से। इसमें ये देखो, ये डायग्राम होता है, मैंने वहाँ पर सब कुछ समझाया है इसको अच्छे तरीके से। ये एक उच्च वोल्टता का उपकरण होता है जिसमें तेल परीक्षण, जिसे हम लोग तेल परीक्षण सेट कहते हैं, क्या यूज किया जाता है। इस परीक्षण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला तो हमारा होता है एक ऑयल कप परीक्षण, दूसरा होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और तीसरा होता है कंट्रोल पैनल। ठीक है दोस्तों, इसकी हमारी डायमेंशन होती है, इसकी जो आंतरिक माप क्या होती है, 55 × 100 × 100 है। ठीक है दोस्तों, और जिस एक छोटा सा जिस पे हम लोग कप का आ जाता है, इस कप के अंदर हमारा समंजय योग 12.7 से 30 व्यास की पीतल की पॉलिश किए हुए इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इनके मध्य 4 की मानक दूरी को एक पैमाने के आधार पर समंजित किया जाता है। गोलाकार इलेक्ट्रोड क्षैतिज अक्ष में कप की तली से 40 की ऊंचाई पर लगे होते हैं। अतः परीक्षण हेतु उपलब्ध तेल का तल 40 का से ऊपर क्या हो ना, ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षण कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तेल परीक्षण कप को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, सूक्ष्म तेल धो लेते हैं। अब तेल के कप इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी को 4 पर संयोजित कर लेते हैं। फिर तेल परीक्षण कप में उस विद्युत रोधी तेल का नमूना हमें परीक्षण करना है, और फिर 3 अलग अलग बर्तन में एक ही तेल को लेकर के 3 बार परीक्षण करते हैं। तेल का नमूना इलेक्ट्रोड के 40 तक भरा होना चाहिए तथा कप को तेल परीक्षण सेट के उच्च वोल्टता बुशिंग पर लगा देते हैं तथा परीक्षक को ऊपरी ढककर बंद कर देते हैं। अब इस स्थिति में तेल को लगाया लगभग 5 मिनट तक रखें ताकि तेल स्थिर हो जाए और अंदर के वायु के बुलबुले निकल जाएं। सप्लाई को ऑन करके हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा शून्य स्थिति में लाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। इस तरीके से फिर वहाँ पर भंजन हो जाता है। भंजन कितने वोल्टेज पर होता है तो ये हम लोग पता कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं कितना डायलेक्ट्रिक। तो भंजन प्राप्त करने हेतु तेल के 3 नमूने लेते हैं, तीनों की भंजन वोल्टता का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करते समय नियामक जो ऑटो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसकी वोल्टता शून्य से धीरे धीरे 2 kV तक, टू से मतलब 240 धीरे धीरे 40 kV तक हम लोग ले जाते हैं तथा बढ़ाकर इस वोल्ट में 1 मिनट तक रखें। यदि कोई विद्युत रोधी तेल 40 kV पर 1 मिनट तक ठहरने से भंजन नहीं होता तो तेल की गुणवत्ता अच्छी, अगर हो जाता तो फिर तेल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसमें जो हमारा लास्ट नंबर है इसमें कि स्विच गियर में प्रयुक्त तेल का न्यूनतम भंजक 40 किलोवोल्ट 1 मिनट पर स्थिर रखने पर होता है। वोल्टता बढ़ाने पर सदैव प्रत्येक 1 किलोवोल्ट बढ़ाने पर 1 मिनट रुककर देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो विद्युत नियमों के अनुसार बड़ी मशीनों का जो न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपल से ये फार्मूला उसका निकालने का है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला निकालने के कैसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे उसको, तो ये आप देख रहे होंगे कि निर्धारित मशीन की निर्धारित वोल्टता बटे 100 प्लस KVA या BHP में निर्धारित। छोटी मशीनों के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब यही देखो, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन किसमें बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में बनते हैं कि कितना नहीं, यानी कि 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए छोटी मशीनों के लिए। टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उच्च वोल्टता ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन को रेजिस्टेंस का मापना 200 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब रीजन्स फॉर डिटोरेशन ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसका वो कैसे कम हो जाता है, उसका घटाव कैसे हो जाता है, वो यहाँ पर बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर और ऑयल, यानी कि अगर हमारी वाइंडिंग क्या हो गई या फिर जो उसके इंसुलेशन है वो वहाँ पर उसने अगर मॉइस्चर और ऑयल को एब्जॉर्व कर लिया तो भी उसके डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो इससे भी इफेक्ट करता है। एजिंग का मतलब होता है समय के साथ साथ किसी चीज़ का मतलब उसकी लाइफ में कमी आना, वो हमारा एजिंग कहलाता है। तो इसमें भी ये भी कारण डस्ट एंड डर्ट डिपोजिशन, यानी कि डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, धूल धुआं, मतलब धूल लक्कड़ वगैरह क्या हो जाता है जमना, इससे भी कहीं ना कहीं हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को प्रॉब्लम होती है, यानी कि कम हो जाता है। इंक्रीजिंग एक्सेसिव वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने से भी क्योंकि इससे कटन फटन भी हो जाती है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट क्रैकल, यानी कि लीक पकड़ना, इन सारे के सारे थ्रू कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है इंसुलेटर रेजिस्टेंस को। अब हम लोग बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस की। अब दोस्तों इन्हीं सब सारे पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हाई टेम्परेचर से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस से क्या हाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर से क्या होता है, सॉरी, हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि किसी विद्युत पदार्थ का तापक्रम बढ़ाने से उसका विद्युत रोधन प्रतिरोध घट जाता है। गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप अधिक होने के कारण विद्युत रोधन का भंजन बहुत अधिक होता है। तो ये विद्युत रोधन का जो प्रतिरोध है, टेम्परेचर है, इसमें ये देखिए ग्राफ है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद हमारा ट्रैकिंग, यानी कि लीक का कैसे पकड़ते हैं हम लोग,
लीक कैसे पता करते हैं, तो किसी ठोस विद्युत रोधन का भंजन होने से पहले या जलने से पदार्थ के पिघलने से उसमें से एक अनियमित छेद बन जाता है। यदि यह छिद्रयुक्त नमूने को कम वोल्टेज की भी सप्लाई दे दे तो विसर्जित धारा पहले से ही भंजक पथ का अनुसरण कर लेती है तथा ठोस विद्युत रोधी पदार्थ अपने विद्युत रोधन गुण को खो बैठते हैं, इसे लीक पकड़ना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इंप्रूविंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो विद्युत रोधी तेलों पर तेल, नमी तथा धूल, गंदगी आदि चिपक कर उसके विद्युत अवरोधी गुण को नष्ट कर देते हैं। इसी अशुद्धियों का निरीक्षण के दौरान साफ करते रहना चाहिए। तापमान की बढ़ने से इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। उचित मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कंडीशन को अप्लाई करते समय ऑपरेटर्स के टेम्परेचर को कंपनी के निर्माण कंपनी के द्वारा निर्देश के अनुसार ही निर्धारित स्तर पर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक मशीन का प्रचालन यदि निर्धारित अधिकतम वोल्टेज लेवल पर जो निर्माणकारी फर्म के निर्देशानुसार तक वोल्टता से किया जाए तो भी विद्युत रोधन में सुधार किया जा सकता है। चौथा पॉइंट से इसमें कि मशीनों को ठोस और अच्छी गुणवत्ता की न्यू की व्यवस्था, सभी भाग कसे हुए, बुशिंग ठीक, अच्छी तरह से संरेखित शाफ्ट आदि सुविधाएं प्रदान करके मशीनों के कंपन को कम कर सकते हैं। कंपन का निवारण करने पर विद्युत रोधन का जीवन काल भी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आता है इंसुलेशन ऑयल। क्या आता है, इंसुलेटिंग जो ऑयल होता है, तो इसे मिनरल ऑयल या फिर इसे ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहते हैं। इस ऑयल का यूज हम लोग स्विच और सर्किट ब्रेकर आदि मशीनों में घूर्णित भाग जो हमारे रोटेटिंग पार्ट्स ना होने के कारण कूलिंग या सेल्फ अरेंजमेंट नहीं हो पाता है में करते हैं। इसके बाद हमारा इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है सिंपल सा, तो उसके बारे में हम लोग अब इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं IMRE के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा रहा हूँ और थ्योरी लेक्चर्स को भी अच्छे से कंप्लीट करो। अगर दोस्तों का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।